कि अब तो ये हो गया है कि उनके बुरे दिन आ गए, ये साफ हो रहा है। देखिए वो नरेंद्र मोदी, जिनका गर्दन नीचे और आगे पीछे कहीं घूमती नहीं थी, एकदम बिल्कुल तनी हुई रहती थी, उस गर्दन को कितनी डिग्री अब घूमना पड़ेगा, क्या क्या सहना पड़ेगा इसकी शुरुआत हो। ये जो हमले शुरू हो गए अभी उत्तर प्रदेश में, जो कुछ हुआ है आज दिन भर में, वहां जिस तरीके से ब्लेम्स हुए हारने को लेकर कि टिकट गलत बांटे गए, वो अमित शाह पे निशाने साधे गए, तो क्या वहीं तक सीमित रहने वाला है कि ये लड़ाई अब बहुत आगे जाएगी अब सीधे। और मुझे तो एक सूचना ये भी है कि मध्य प्रदेश के एक जो पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उनका नाम है प्रभात झा, उन्हें बड़ा तीखा हमला बोल दिया है प्रधानमंत्री पे। हम अभी कुछ देर बाद उसको भी दिखाएंगे, सुनाएंगे उनके बारे में। तो कैसे देखती हैं कि सीधा हमला बोला है उन्होंने प्रभात झा ने। ये हो गया है कि अब खेला होने की जो सुधीर सर ने बात की, आपकी टिप्पणी मीनू जी। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, जहां वो मोदी जी 370 की बात कर रहे थे और वो 240 के आसपास आके अटक जाते हैं, तो इससे ज्यादा बुरे दिन उनके हो नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को छाती ठोक कर संसद में कह रहा था एक अकेला सब पर भारी, वो अब एक अकेला सबके आगे भिखारी हो गया। अब बहुत सही। इस टाइम वो भीख मांग रहा है कि मुझे सपोर्ट दे दो, और उनकी चिरौरी करे और हर शर्त मानने के लिए तैयार है कि किसी भी शर्त पे मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी जाए। तो उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और देखिए सरकार अभी बनी नहीं है और विपक्ष का हमला शुरू हो गया है। आज कांग्रेस ने जिस तरीके से जबरदस्त हमला किया है, ये एक घोटाले का हमला है। और ये देखिए क्राइम है, ये सेबी के जो नियम है उनके अनुसार ये क्राइम है। एक तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग की श्रेणी में आता है ये, कि आपने जो अंदर चल रहा था और उसको बाहर कर दिया। और इसमें तो और ज्यादा है, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि कितनी सीटें आप जीतेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता था, उसके बावजूद भी आपने जनता को मुगालते में रख के और उनको सलाह दे दी। तो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री का काम नहीं है शेयर के बारे में सलाह देना। शेयर क्या खरीदना है, क्या बेचना है, स्टॉक्स, ये सलाह देना विशेषज्ञों का काम है। या जो शेयर ब्रोकर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को सलाह देते हैं कि ये खरीद लो, फलाना खरीद लो। तो ये चीज जो मोदी जी का जो बता रहे हैं आप, और जो आपने यूपी की स्थिति बताई, देखिए, और जो मध्य प्रदेश की स्थिति बताई, ये चारों तरफ से आग उछलने वाली है। क्योंकि इस वक्त मोदी जी जो अभी तक तो हाथी क्या ऊंट के ऊपर सवार थे, चले जा रहे थे मदमस्त चाल, लेकिन अब जो जो लोग जिनकी आवाजें दबी हुई थी, जिनको असंतोष था या अनावश्यक दबाव में थे, वो लोग खुलकर सामने धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। आज आपने बताया प्रभात झा ने हिम्मत की है, हो सकता है कल योगी जी हिम्मत करके सामने आ जाए। तो क्योंकि और देखिए, उधर फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। देखिए, वो कह रहे हैं मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। हार तो देखिए उसमें तो योगी जी को भी लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए सबसे पहले तो। जो 400 पार पार्टी के अंदर इतना विश्वास डाल दिया उन्होंने, ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया कि 400 पार नहीं तो 370, और उसके बाद आप कहाँ खड़े हैं। तो एक बार भी मोदी जी चस्के कि नहीं, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देता हूँ। इनफैक्ट तो उनके लिए बड़ी ग्रेसफुल एग्जिट होती कि लोग, और ये भी कहते हैं कि चलिए इन्होंने आखिर में आके कम से कम एक ईमानदारी दिखाई, इंटीग्रिटी के ऊपर इतना कीचड़ ना उछलता। लेकिन मोदी जी उसी तरीके से चिपके हुए, और न केवल चिपके हुए हैं, सरकार बनाने की जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और उसमें भी जोड़ तोड़ में भी एक होता है अपनी शर्तों पे जोड़ तोड़ करना, ये हो रहा है कि उनकी उनकी शर्तें। और आप जैसा सुनने में आ रहा है जो मीडिया के अंदर, कि दोनों ही हार्ड बार्गेनर है, नीतीश कुमार हो चाहे नायडू जी हो, तो दोनों हार्ड बार्गेनर हैं। और वो ऐसी कठोर शर्तें हैं कि उनको माने तो मोदी जी के हाथ में तो कुछ भी नहीं रह जाता है। लेकिन देखिए, जो मोदी जी और शाह की जो रणनीति रही है, जिसके भी कंधे पे चढ़ के इन्होंने सरकारें बनाई हैं या आगे बढ़े हैं, उसी को खा गए। उसमें चाहे केसीआर हो, शिवसेना हो, बीजेडी हो, कोई भी हो, उस जिसके भी कंधे पे चढ़ के ये लोग आगे बढ़े, उसी को खा गए। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बहुत सावधान रहना चाहिए। और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ तो छेड़छाड़ हो भी चुकी है, पहले तोड़ के ले जाया जा चुका है जी इनके जी लोगों को। जी तो जी। लेकिन उनको प्रोबेबली हो सकता है वो भी टेस्ट कर रहे हो, कि देखते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। देखिए, ये चीज मोदी जी जो है ना, जो कहते हैं ना, इंसान का जो स्वभाव होता है वो बदलता नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो भारी संकट में फंसे हुए हैं। तो उनको निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो उनको लगता है कि एक बार में सरकार बना लूं,
तो उसके बाद फिर देखा जाएगा, हो सकता है राष्ट्रपति बन के अपने को इम्यून करा ले। हम जो कर रहे हैं कि भाई कुर्सी के फेर में जिस तरीके के साहब को करना पड़ा, जो भी बात राम या उसकी हो रही थी, अब तो बड़े मीम्स और सब तमाम चल रहा है, बड़ी तीखी टिप्पणी है कि अयोध्या आ रहे, चित्रकूट आ रहे, रामटेक आ रहे, नासिक आ रहे, रामेश्वर आ रहे, तो राम ने तो कोई साथ दिया नहीं। तो अब जो ये बाकी जो है, ये साथ मिलने की कितनी संभावना है, जो हम जिस पे विषय है हमारा, कि जो हालात है उसमें कौन कब कैसे डॉज दे जाएगा, जो सर लोग बता रहे हैं, चाहे वो सुधीर सर ने कहा हो, रविंद्र जी ने कहा, राकेश जी ने कहा, और सुनील सर ने तो साफ कर ही दिया कि ये बहुत परिपक्व लोग हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री, और इससे जो ये गठबंधन की राजनीति को जितने खूबसूरती से ये करते आए हैं, और अटल जी के दौर में, और इन्होंने वही सारा उस दौर को याद करिए कि 2018 में क्या, उसके पहले क्या, राजधर्म, तो क्या आप कहिएगा इन सब हालातों पर मीनू जी? जी, देखिए ये नीतीश बाबू और जो ये चंद्रबाबू नायडू दोनों के शामिल होने से एक एक जो डेमोक्रेटिक फ्लेवर जो इसके अंदर आएगा, वो मोदी जी के बर्दाश्त से बाहर होगा वो फ्लेवर, क्योंकि वो कभी डेमोक्रेटिक तरीके से चले नहीं है। मैं तो यही सोच के कल्पना कर रही हूँ अभी, और हैरान हूँ कि मोदी जी के सॉरी नीतीश और नायडू के जो मंत्री होंगे वो मोदी जी से 10 फुट पीछे चलेंगे या मोदी जी के साथ चलेंगे, क्योंकि वो तो हम लोगों आज ने के कल कल मंत्री जो वो भाजपा के मंत्री तो 10 फुट पीछे कल चल हमने मीनू जी कल देखा था, मीनू जी कल जिस तरीके से वो बैठक हुई, जो अगल बगल फुटेजेस बैठे बाहर आए थे, उस बैठक में साफ दिख गया था कि वो अब खत्म हो गया, कि एक तरफ के संदार, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जितने लोग बैठे थे उसमें, चाहे आप वो महाराष्ट्र की भी हमारे साथी बात कर रहे थे रविंद्र जी, महाराष्ट्र के वो एकनाथ शिंदे हो, या हमने वो जो आरएलडी के उनको भी देखा, जो अजीत सिंह जी के सुपुत्र को, बड़े अंदाज में, मतलब उनका मुख से हंसी, और लग रहा था कि वो माहौल सा उड़ा रहे हैं, मतलब उनको लग रहा कि अब हम ड्राइविंग सीट पर हम हैं, आप नहीं। लेकिन इस डेमोक्रेटिक फ्लेवर को मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कसमसा रहे होंगे अंदर से कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर में बैठने की, मैं प्रधानमंत्री, मैं, उन्होंने तो भगवान का रूप अपने आप को डिक्लेयर कर दिया उसके बाद। लेकिन ये सोचने वाली बात है, इसमें सबसे पहले जो बात आ भी रही थी, कल से आ रही है, कि नीतीश कुमार ने शायद ये प्रपोजल दिया है कि पहले भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो डिसाइड कर लो आपका क्या यस है। यस। तो सबसे पहली मुसीबत तो वही आने वाली है। देखिए ये दोनों पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का मुस्लिम बेस है, वहां वोट बेस है। चंद्रबाबू नायडू के विधानसभा का जो घोषणा पत्र है, जहां विधानसभा में भी जीती है ना चंद्रबाबू नायडू ने, तो वहां पे 5% आरक्षण की बात की गई है मुसलमानों को। यहाँ मोदी जी मुंह भर भर के गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को, और उधर नीतीश कुमार का बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में वोट देते हैं। वो मोदी जी के साथ कैसे मेल बैठेगा? नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवा के आ रहे हैं उधर बिहार से, और सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका कैसे मेल बैठेगा? और मेल बैठ भी जाए, सामने वाला थोड़ा बहुत झुकने के लिए या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और इंक्लूजन के लिए तैयार हो। मोदी जी तो इंक्लूजन के लिए तैयार है ही नहीं। देखिए इसमें सबसे बड़ा जुड़ने में दिक्कत ऐसी भी है ना, मोदी जी तो बड़े हार्ड लाइनर हैं, जो हिंदुत्व के जो हार्ड लाइनर है। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का अगर हम एग्जाम्पल दें तो वो मेरे हिसाब से तुलना गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी हार्ड लाइनर नहीं थे, तभी वो चला पाए सरकार। आप देखिए ना, उनके साथ जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, उनके साथ समाजवादी भी थे, उनके साथ ममता जी भी थी, कौन कौन नहीं था वहां पे, उमर अब्दुल्ला भी थे वहां पे। तो ये चीजें बहुत सारा जो, लेकिन वो सारी क्वालिटीज मोदी जी के अंदर नहीं है। मोदी जी तो बिल्कुल एक सख्त तरीके से, क्योंकि उनका सौभाग्य रहा कि शुरू दिन से उनको बहुमत की सरकारें चलाने के लिए मिली, और वो हमेशा से उसी तरीके से चलाते रहे। अब और जो ये सरकार चली भी 10 साल, ये 2 आदमियों ने चलाई सरकार, 2 व्यक्ति थे इस सरकार को चलाने वाले, और अब उसमें चंद्रबाबू और नीतीश के मंत्री आ जाएं, जदयू और इसके टीडीपी के मंत्री आ जाएं, और वो डेमोक्रेटिक ढंग से सरकारें चलाएं, और उनके मंत्रालय में अलग अपनी फाइलें खुली हुई हैं, वो तो मोदी जी को बर्दाश्त ही नहीं होगा कि पता नहीं कौन सी रिश्वत ले लेंगे ये मंत्री इनके, पता नहीं कौन सी नई नीति बना देंगे मेरी पूछे बगैर मेरे से। अब तो सारा पीएमओ से चलता है सब कुछ, मंत्री तो नाम के लिए हैं। तो ये चीजें बहुत सारे हिकअप्स हैं, मतलब आप, हम लोग तो आराम से कह दे रहे हैं कि जी एनडीए का गठबंधन बना हुआ था और हो जाएगा सब कुछ, लेकिन इतना सब कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मोदी जी की जो सीट की संख्या है वो बहुत कम है। मोदी जी अगर 260-65 के आसपास भी होते तो आराम से इनकी ही चलती, जैसा वो चलाते आ रहे थे, तो कोई मतलब ज्यादा मायने ना रखता कि साथ में किसकी बैसाखी है वो। लेकिन इस बार की जो बैसाखियां हैं वो बड़ी अपने तौर पे मजबूत है,
वो वैसा कि ऐसा नहीं है कि वो ढीले ढाले लोग हैं, और उन्होंने भी, जो सभी मित्रों ने भी कहा यहाँ पे पैनलिस्ट ने, कि बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव उनको भी है। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ देना चाहती हूँ, बुरा लगे मोदी जी को या किसी को भी, वो दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, नीतीश कुमार भी और नायडू भी, दोनों ने संविधान को भी पढ़ा है। मोदी जी जो ये बगैर संसदीय दल का नेता चुने बगैर उलाक के और एनडीए का घोषणा वो समर्थन पत्र देने जा रहे हैं, वो इसीलिए देने जा रहे हैं कि उनको अज्ञानता है इस चीज की, और कोई दे भी रहा होगा ज्ञान तो सुन नहीं रहे होंगे। नायडू वो व्यक्ति है जिसने साइबराबाद बनाया है, मतलब जिसने हैदराबाद को आईटी कैपिटल बना दिया देश की। जी तो जी जी वो लोग बहुत विजनरी लोग हैं, एक्चुअली विजनरी लोग हैं, वो तिकड़मबाज लोग नहीं है, वो इकोनॉमी को तिकड़म से नहीं चलाते हैं, सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले लोग हैं वो।